हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ 123 से, क्योंकि 122 तक पिछली वीडियो में हो चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नरिशमेंट ऑफ नर्व सेल्स इज़ प्रोवाइडेड बाय, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनको नरिशमेंट कौन सी विटामिन करती है? विटामिन B12, विटामिन सी, या विटामिन B1, या विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी। ओके, नॉर्मली अ बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट, जो एक बैलेंस डाइट है जो हमें लेनी चाहिए, ठीक है, इतनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए एक डे में, ठीक है, 2500 कैलोरीज़ या 3000 कैलोरीज़ पर डे, या 25 कैलोरीज़ पर डे, या फिर 4000 कैलोरी पर डे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 3500। ओके, तो यहाँ पर 3500 जो है कैलोरी पर डे हमें लेनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के। मतलब अगर हम एक बैलेंस डाइट चाहते हैं तो 3500 कैलोरी एक डे में हमें लेनी ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द सन रेज, जो हमें सूरज की किरणों से विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा विटामिन है? तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के रोशनी से मिलता है। ओके, 26 है यहाँ पर। आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ एन एक्सेप्टेबल आइटम टू ड्राई योर हैंड्स विद, मतलब जब आपने हाथ धो लिए, हाथ धोने के बाद आप किससे अपने हाथ पूछेंगे जो एक्सेप्टेबल है, मतलब सही है आपके हाथ पूछने के लिए? योर किचन एप्रिन, जो आपका किचन का एप्रिन होता है, सिंगल यूज़ पेपर टॉवल्स, अ क्लॉथ टॉवल्स, इन नॉन ऑफ अबाउ। तो यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, सिंगल यूज़ पेपर टॉल्स। मतलब आप सिंगल पेपर वाले टॉल्स आते हैं ना जो रीयूज़ नहीं करते, मतलब उनको यूज़ करना है, यूज़ एंड थ्रो वाले। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हैंड्स शुड बी वॉश्ड विद वाटर एंड शॉप फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग, मतलब हमें अपने हाथ साबुन और पानी से जो धोते हैं वो कितनी देर तक एटलीस्ट धोने ही चाहिए कम से कम? तो यहाँ पर अब 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, या फिर 20 सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 20 सेकेंड। ओके, हमें अपने हाथ 20 सेकेंड तक तो कम से कम धोने ही चाहिए। हैंड सैनिटाइजर्स एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन बिकॉज, तो यहाँ पर है देयर आर अ जस्ट एंड इफेक्टिव एज वॉशिंग योर हैंड्स, दे किल ऑल ऑफ द बैक्टीरिया ऑन योर हैंड्स, प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन दैन वॉशिंग योर हैंड्स, या इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सैनिटाइजर जो है, सैनिटाइजर्स जो है वो एक्सेप्टेबल है हाथ धोने के लिए, हाथ को सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि दे किल ऑल ऑफ द बैक्टीरिया ऑन योर हैंड्स, क्योंकि वो आपके हाथ के सारे बैक्टीरिया को मार देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फूड हैंडलर्स शुड वॉश देयर हैंड्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब शुड वॉश, फूड हैंडलर्स जो होते हैं उनको अपने हाथ धोने चाहिए क्या काम करने के बाद? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद तो उन्हें अपने हाथ धोने ही चाहिए? टेकिंग आउट ऑफ द गार्बेज, टचिंग द केमिकल्स, हैंडलिंग रो पोलरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों में से सारे काम ऐसे हैं जो आपको करने के बाद हाथ धोने ही चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द वैक्सी लेयर ऑन द इन्फेंट्स बॉडी इज़, मतलब जो बेबी होता है ना, जो सब बेबी बर्थ करता है उसको इन्फेंट कहते हैं, ठीक है, नवजात शिशु। तो उसकी जो वैक्सी लेयर होती है, मतलब जब बेबी पैदा होता है तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? वर्निक्स, कैजुजो, या सेबम, या लैन्यूगो, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वर्निक्स कैजिओसा, ये हमारा करेक्ट है। जब बेबी, आपने देखा होगा जब बर्थ होती है उसकी, तो वो उसके ऊपर एक वाइट कलर का मटेरियल सा होता है जिसको साफ़ करते हैं बर्थ के बाद, तो वही एक होता है वर्निक कैजुअस। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी टू एपकेयर स्कोर ऑफ न्यू बर्न इफ़ ही एक्सहिबिटेड ए हार्ट रेट ऑफ 80 बीट पर मिनट। अगर एक बेबी 80 पर मिनट वो सांस ले रहा है तो वो कितना पर मिनट होना चाहिए? 0, 1, 2 या 3? तो फिर 1 मिनट होना चाहिए। ठीक है, वो 1 मिनट में 80 बार ले सकता है सांस, उसका स्कोर ये होना चाहिए।
हाँ, द जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स या मल्टी सेल्यूलर सेल, या बोथ आ एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पर 133 133 नर्सिंग इज रिलेटेड विद, नर्सिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? पर्सन से, सोसाइटी से, फैमिली से, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति से भी है, उसके परिवार से भी है, समाज से भी है, तो यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। विच मैथड इज़ यूज्ड बाय क्लीनिंग हैंड्स, जो हैंड को क्लीनिंग करते हैं उसके लिए उस मेथड को क्या कहते हैं? मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है हम हाथ धोने की जो हमारी मेथड होता है उसको हम केमिकल कहते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड होता है जिससे हम हाथ धोते हैं, क्योंकि हम केमिकल जो साबुन वगैरह होता है वो केमिकल प्रोसेस ही होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज इज़ नॉन एज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सेपरेट हो जाता है, इन्फेक्शस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, या डिसकनेक्शन, या स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आइसोलेशन। ठीक है, पेनफुल मिक्सचरन। ठीक है, जो पेनफुल मिक्सचरन होता है वो क्या होता है? इन यूरेसिस, रेटिनेशन ऑफ यूरिन, डायसूरिया या डायरिया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डायसूरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 137 एथिलीन ऑक्साइड कैन बी यूज टू स्टेलाइज, जो एथिलीन ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड कैन बी यूज टू स्टेलाइज। ठीक है, किस में यूज़ होता है? साइटोस्कोप, एंडोस्कोप, या सिरिंज। जो एथिलीन स्टेलाइज करने के लिए एथिलीन को यूज़ किया जाता है, क्या स्टेलाइज करने के लिए? इन तीनों में से। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इन तीनों को ही वॉश करने के लिए, स्टेलाइज करने के लिए एथिलीन यूज़ किया जाता है। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्पेटिक टेक्निक इज, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट द एसेपेटिक टेक्निक इज। ठीक है, तो इसका मुझे थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में हिंदी थोड़ा सा करना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या है एस्पेक्ट डाल दिया इसमें, लेकिन एस्पेक्टिक टेक्निक जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट टेक्निक्स है इसमें से कौन सी है जो हमें करनी ही चाहिए, जो हमें बहुत यूज़फुल है हमारे लिए? तो हैंड वॉशिंग, गाउन टेक्निक्स, यूज़ मास्क, या यूज़ ऑफ ग्लव्स। तो यहाँ पर वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, हमें ग्लव्स भी यूज़ करने चाहिए, हमें मास्क भी यूज़ करना चाहिए, हाथ भी धोने चाहिए, और हमें गाउन भी पहनने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है ना, जो प्राइमरी है, वो है हमारा हैंड वॉशिंग, क्योंकि हमें हाथ धोने ही चाहिए। हाथ धोए बगैर अगर आप कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो वो यूज़लेस है, फिर हाथ धोने के बाद आपको ये सब फॉलो करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट हमारा हैंड वॉशिंग हो जाएगा। 139 है एंड द एंटीसेप्टिक कॉमनली इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वाउंड्स। जो एंटीसेप्टिक जो है, जो लिक्विड होते हैं, वो वाउंड्स मतलब घाव को साफ़ करने के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक इसमें से यूज़ किया जाता है? स्पिरिट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बीटाडीन, या ऑल ऑफ दीज। अगर आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा तो ये तीनों चीज़ ही अवेलेबल होती हैं कोई भी एंटीसेप्टिक को। कुछ एंटीसेप्टिक इसको मारते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक मतलब में ये यूज़ किया जाता है, कुछ में ये, तो तीनों ही कॉमनली हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज बाय। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेरिलाइज नहीं किए जाने चाहिए, किसके द्वारा? ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन, या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग से नहीं किया जाना चाहिए शार्प इंस्ट्रूमेंट को, बाकी ये तीनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 141 है यहाँ पर। एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा एजेंट है जो मारता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, क्या कहते हैं उसको? फोमाइट, एस्पेसिस, या डिसइंफेक्टेंट, या बैक्टीरियोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसको कहते हैं कीटाणु जो मारता है उसको कहते हैं ये कीटाणु विनाशकारी कहते हैं इसको, डिसइंफेक्टेंट को। ठीक है, तो सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 142 है टैकीपीनिया मीन्स इज। ओके, टैकीपीनिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, सांस का ना आना, या डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट,
रेस्पिरेशन रेट का कम हो जाना, इंक्रीज पल्स रेट बढ़ जाना, या इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन बोलते हैं सांस लेने की जो रेट होती है दर, ठीक है, उसका बढ़ जाना। तो टैकीपीनिया कहते हैं जब हमारी सांस लेने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं टैकीपीनिया। ओके, तो डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़, जो रूट होता है ट्रांसमिशन करने का हेपेटाइटिस बी को, तो वो क्या है, ओरल है या फोसो ओरल है या फिर पैरेंट्रियल है या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर है। तो यहाँ पर जो है पैरेंट्रियल इज़ द करेक्ट आंसर बी, ठीक है। हेपेटाइटिस को जो है ना पैरेंट्रियल के थ्रू ट्रांसमिशन किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर है उसका ट्रांसमिशन क्या है, इंट्रावेनस, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी इसका करेक्ट आंसर है, ओरोफेशियल। 145 है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेजल्स इज, मेजल्स खसरा का जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना है, 1 से 7 डेज़, या 7 से 14 डेज़, 14 से 21 डेज़, या 21 से 28 डेज़। तो यहाँ पर ना 7 से 14 डेज़ करेक्ट आंसर है, इसका ये ड्यूरेशन होता है फैलने का या ख़त्म होने का। टाइम रिक्वायर्ड टू मेज़र द मैनटॉक्स टेस्ट इज़, जो टाइम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए मैनटॉक्स टेस्ट का, जो मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है ना जब किसी को टीवी की जांच करनी होती है, तो एक इंजेक्शन लगाते हैं स्किन में, अगर उसको लगाने के 48 से 72 घंटे के बाद कुछ भी सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो उसको है वो बीमारी ट्यूबरकुलोसिस टीबी, अगर नहीं दिखते हैं तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम है 48 टू 72 आवर्स तक होता है, ठीक है, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 147 इज़ कॉज्ड बाय द फंगस, मलेरिया, एथलीट फूड्स, फिलारिसिस या टाइफस फीवर। तो यहाँ पर एथलीट्स फूड्स इज कॉज्ड बाय द फंगस, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोट्स मेड द एंटायर बॉडी ऑफ प्रोटिस्ट, फंजाई या प्लांट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर यूकैरिक जो मेक होते हैं, जो एंटायर बॉडी जो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ऑल ऑफ दीज होते हैं, फंजाई भी और प्लांट्स भी और प्रोटिस्टा भी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। हाँ 149 है यहाँ पर, 149 है यहाँ पर ओपिथेलियम न्यूमेंट्रम इफेक्ट द ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़। जो एपिथेलियम न्यूमेंट्रम जो होता है न्यूनेट्रोरम, ये क्या इफेक्ट करता है न्यू बेबी बेबीज़ में, तो स्किन, आइज़, ये जेंटल्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। जो आइज़ है ये आइज़ से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ओके। एवरेज वेट ऑफ अ न्यू बेन बेबी, जो न्यू बेन बेबी का होता है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 2 kg, 4 kg, 3 kg या 5 kg। तो 2 kg कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 4, 5 मतलब ये मिनिमम है और मैक्सिमम ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो एक्यूरेट है, जो एवरेज है वो है 3 kg, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 150 MCQ कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए, अगर जिसने नहीं देखी है तो। लेकिन मेरे पास कुछ PDFs हैं जो मैंने निकलवाए हैं और मैं इनका भी MCQ कराऊंगी। तो मेरे आने वाली वीडियोस में ये वाले MCQ रहने वाले हैं। तो ये भी सब नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, काफ़ी सारे हैं, तकरीबन ये 500 क्वेश्चन होंगे। तो मैं ये करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को ज़्यादा ही अर्जेंट चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरे को टाइम सच में बिल्कुल नहीं मिलता है, बट मैंने अभी जब चैनल बना लिया है तो फिर बात भी सुननी पड़ती है, तो इसलिए मैंने आप फिर से एक वीडियो बनाई। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, वो बोलने की बात ही नहीं है कुछ, ठीक है। बाय।